बहुत पुराने जमाने की बात है। भारत के उत्तरी भाग में सुंदर, समृद्ध और हरे भरे बागों से घिरा हुआ एक नगर था। उसी नगर में दो घनिष्ठ मित्र अक्ल सिंह और तकदीर सिंह रहते थे। इन दोनों की दोस्ती पूरे नगर में एक मिसाल थी। बचपन से ही वे साथ खेले, साथ बड़े हुए, एक ही गुरु से शिक्षा ली और उनकी सोच भी बिल्कुल एक जैसी थी। उनके घर भी पास पास थे, इसलिए हर काम वे मिलजुल कर ही किया करते। जब तक माता पिता जीवित थे, जीवन सहज और आनंदमय था। दिन भर वे पढ़ाई और सीखने में व्यस्त रहते, तो रात में कहानियां सुनते सुनाते और सपनों की दुनिया में खो जाते। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जैसे जैसे वे युवा हुए, उनके माता पिता को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। लेकिन इन दोनों ने एक अनोखी शर्त रख दी, हम विवाह तभी करेंगे जब हमें सगी बहनें मिलेंगी, ताकि हमारी मित्रता जीवन भर बनी रहे। यह शर्त सुनकर माता पिता असमंजस में पड़ गए। ऐसी बहनों की खोज आसान नहीं थी, लेकिन वे अपने बेटों की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। लेकिन तभी नगर में अचानक एक भयंकर महामारी फैल गई। हर तरफ हाहाकार मच गया। कोई नहीं जानता था कि कौन कब इस महामारी का शिकार हो जाए। दुर्भाग्यवश इस बीमारी ने अक्ल सिंह और तकदीर सिंह के माता पिता को भी अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही दिनों में दोनों अनाथ हो गए। अब ना सिर पर माता पिता का साया था, ना ही कोई मार्गदर्शन देने वाला। दुख और अकेलेपन के साए में कई महीने बीत गए। धीरे धीरे जो भी धन संपत्ति उनके माता पिता ने जोड़ी थी, वह भी खत्म होने लगी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि असली जिंदगी क्या होती है। अब उन्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना था। फिर एक दिन वे दोनों बैठे सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए। तब अक्ल सिंह ने कहा, मित्र, अब हमें अपने घर को किराए पर देकर किसी और नगर में जाकर रोजगार तलाशना चाहिए। तकदीर सिंह ने हामी भरी। उनके पास धन नहीं था, लेकिन हौसला था, सपने थे और सबसे बड़ी बात, वे एक दूसरे के साथ थे। उन्होंने ईश्वर का नाम लिया, अपनी धरती को प्रणाम किया और अपने नगर को छोड़कर एक अनजान यात्रा पर निकल पड़े। नगर से बाहर निकलते ही सामने एक हरा भरा बाग नजर आया। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, लहलहाते फूल, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा, मानो प्रकृति ने अपने स्नेह से उन्हें संबल देने की ठानी हो। वे वहीं रुके, अपने साथ लाया हुआ थोड़ा सा भोजन खाया और झील का ठंडा पानी पीकर कुछ देर आराम किया। तभी अक्ल सिंह ने तकदीर सिंह की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मित्र, अब हमें अपनी किस्मत अलग अलग आजमानी चाहिए। तकदीर सिंह चौंक गया। अलग अलग? यह तुम क्या कह रहे हो? अक्ल सिंह ने मुस्कुराते हुए समझाया, अगर हम साथ रहेंगे तो शायद एक कमाएगा और दूसरा उसके भरोसे जिएगा, लेकिन अब समय आ गया है कि हम दोनों अपने पैरों पर खड़े हों। तकदीर सिंह ने उसकी बात पर सहमति जताई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वादा किया, आज से ठीक 1 साल बाद हम इसी बाग में फिर से मिलेंगे, हमारे सामने हालात चाहें जैसे भी हों। फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए, जीवन की नई अनजान राहों पर अपने अपने भाग्य को तलाशने के लिए। विदाई के समय दोनों मित्र गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। उनके लिए यह सफर आसान नहीं था, लेकिन तकदीर का इम्तिहान शुरू हो चुका था। एक मित्र पूरब की ओर बढ़ा तो दूसरा पश्चिम की राह पर निकल पड़ा। तकदीर सिंह ने अपना सफर सुबह सुबह शुरू किया था। चलते चलते जब दोपहर हो गई तो तेज धूप और थकान से उसका बदन जवाब देने लगा। सामने उसे एक घना जंगल दिखाई दिया। वहां एक विशाल पेड़ की छाया देखकर वह राहत महसूस करने लगा। उसने सोचा, थोड़ी देर यहां आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। जमीन पर सूखे पत्तों की मोटी परत बिछी थी। उसने अपने कंधे पर रखा सामान उतारा और पेड़ के नीचे लेट गया। जल्द ही उसे नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। कई घंटे बीत गए। जब उसकी आंख खुली तो सूरज पश्चिम की ओर झुक चुका था। अचानक उसे घबराहट हुई। अरे, इतनी देर सो गया, मुझे तो अभी बहुत दूर जाना है। वह झटपट उठा और अपने कपड़े झाड़ने लगा। तभी उसकी नजर अपनी कमर में बंधी चाबी पर पड़ी, जो उसके घर की एक कोठरी की चाबी थी। लेकिन यह देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। लोहे की चाबी अब सोने की हो चुकी थी। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि यह कैसे हुआ। उसने चाबी को कई बार उलट पलट कर देखा, लेकिन सच यही था, वह अब साधारण धातु की नहीं बल्कि चमचमाते सोने की बन चुकी थी।
आखिर यह कैसे हुआ? वह बुदबुदाया। वह उस जगह के बारे में सोचने लगा जहां वह सोया था। बचपन में उसने बुजुर्गों से सुना था कि दुनिया में एक अद्भुत पत्थर होता है जिसे पारस पत्थर कहते हैं। यदि इसे किसी धातु से रगड़ा जाए तो वह सोने में बदल जाती है। क्या यह वही जगह है? क्या मुझे वही पत्थर मिल गया? यह सोचते ही वह तुरंत वापस उसी स्थान पर गया और चारों ओर ध्यान से देखने लगा। कुछ ही देर बाद उसकी नजर एक छोटे भूरे रंग के पत्थर पर पड़ी जो बाकी पत्थरों से कुछ अलग था। उसने उत्सुकता से उसे उठाया और अपने पास रख लिया। अब उसकी किस्मत उसके हाथ में थी। उस समय उसकी जेब में केवल 4 पैसे थे। उसने परीक्षा के तौर पर पारस पत्थर को 1 पैसे पर रगड़ा और देखते ही देखते वह चमकते हुए सोने का सिक्का बन गया। खुशी से उसकी आंखें चमक उठीं। उसने झटपट बाकी 3 सिक्कों पर भी वही प्रयोग किया और वे भी सोने में बदल गए। अब शाम होने लगी थी। दूर क्षितिज पर उसे एक विशाल नगर की दीवारें दिखाई दीं। वह सुबह से भूखा प्यासा था, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी ऊर्जा आ गई थी। अब इस दुनिया में मुझसे अधिक धनी कोई नहीं, उसने खुद से मुस्कुराते हुए कहा। वह तेजी से नगर की ओर बढ़ा। सूरज डूबने से पहले वह नगर के द्वार तक पहुंच चुका था। भीड़ भाड़ वाली गलियों में घुसते ही उसने लोगों से एक अच्छे भोजनालय का पता पूछा। कुछ ही देर में वह एक बड़ी और प्रसिद्ध दुकान पर पहुंचा। उसने भरपेट स्वादिष्ट भोजन किया। फिर उसने दुकानदार से रात ठहरने के लिए किसी अच्छी धर्मशाला का पता पूछा। उस समय बड़े बड़े होटलों का प्रचलन नहीं था, इसलिए यात्री आमतौर पर धर्मशालाओं में ही ठहरते थे। तकदीर सिंह ने एक सोने का सिक्का दुकानदार को दिया। दुकानदार की आंखें चमक उठीं। वह सोचने लगा, यह कोई बहुत बड़ा रईस लगता है। उसने पूरी इज्जत और सम्मान के साथ तकदीर सिंह को भोजन परोसा। अगली सुबह तकदीर सिंह बाजार की ओर निकला। उसने एक लोहार की दुकान पर जाकर कुछ लोहे की छड़ें खरीदी। जब उसने भुगतान के लिए सोने का सिक्का दिया तो लोहार आश्चर्यचकित रह गया। उसने जल्दी से तकदीर सिंह को ढेर सारे सिक्के बाकी पैसे के रूप में लौटा दिए। तकदीर सिंह उन लोहे की छड़ों को लेकर वापस सराय आया। उसने अपनी अनमोल खोज पारस पत्थर उन पर रगड़ा। देखते ही देखते सारी लोहे की छड़ें चमकते हुए शुद्ध सोने में बदल गईं। यह देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब उसके पास अपार धन था। उसने पहले भरपेट खाना खाया, फिर बाजार की सबसे प्रतिष्ठित सुनार की दुकान पर पहुंचा। वहां उसने एक सोने की छड़ बेची, जिससे उसे हजारों मुद्राएं मिलीं। इतने पैसे हाथ में आते ही उसने अपने लिए कीमती वस्त्र खरीदे, जो केवल राजा महाराजाओं के स्तर के लोग पहनते थे। अब उसे एक ठिकाने की आवश्यकता थी। अगले दिन उसने लोगों से कहा कि उसे एक शानदार मकान चाहिए। धन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। जल्दी ही उसे एक आलीशान हवेली किराए पर मिल गई। उसने महंगे फर्नीचर खरीदे, नौकर रख लिए और पूरी शान शौकत के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। धनवानों की तरह रहने से लोग उसे नवाब साहब कहकर बुलाने लगे। धन के साथ साथ दुनिया में चाटुकार और मुफ्तखोर भी जुड़ जाते हैं। उसकी हवेली के बाहर हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती। सभी उसकी प्रशंसा करते, उसके आसपास रहने की कोशिश करते। कोई भी व्यक्ति जब तारीफ सुनता है तो उसे अच्छा लगने लगता है। तकदीर सिंह भी इस आदर सम्मान का आदी होता जा रहा था। अब उसने दूसरों की मदद करना भी शुरू कर दिया। कई गरीबों को धन दिया, कई बिगड़े हुए धनवानों से मित्रता कर ली। उसकी हवेली में दावतों का सिलसिला चल पड़ा। एक दिन कुछ मित्रों ने उससे कहा, नवाब साहब, इस नगर में एक नृत्यांगना है जो बहुत सुंदर और सुरों की मल्लिका है। यदि आप चाहें तो हम सब मिलकर उसका संगीत सुनने चलें। तकदीर सिंह ने गर्व से कहा, हमें ऐसी तुच्छ बातों से क्या लेना देना। यदि उसे गाना गाना है तो वह हमारे यहां आकर गाएगी। उसे अच्छा इनाम दे देंगे। मित्र मुस्कुराए और बोले, नवाब साहब, यही तो कठिनाई है। वह किसी के यहां जाकर नहीं गाती। दरअसल वह राजमहल की नृत्यांगना है और राजा की अनुमति से ही अपने निवास पर कलाकारों और धनवानों को संगीत सुनाती है। चाहे कोई कितना ही धन क्यों न दे, वह अपने स्थान से बाहर नहीं जाती। यह सुनते ही तकदीर सिंह के मन में उत्सुकता जागी। अब वह भी उस नृत्यांगना का संगीत सुनना चाहता था।
रात के भोजन के बाद उसने अपनी सबसे कीमती पोशाक पहनी, 2 घोड़ों वाली शानदार बग्घी तैयार करवाई और अपने मित्रों के साथ नृत्यांगना के भवन की ओर चल पड़ा। जैसे ही तकदीर सिंह अपनी सजी हुई बग्घी से उतरा, मोहिनी जान और उसकी बूढ़ी मां ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। वे उसे प्यार से भीतर ले गईं और मखमली तकियों से सजे आरामदायक आसन पर बैठने का आग्रह किया। तकदीर सिंह के साथ आए दोस्तों ने हंसते हुए कहा, हमारे नवाब साहब भी मोहिनी जान का गाना सुनने आए हैं। कोई सुंदर सा गीत सुनाइए, नवाब साहब आपको इनाम से नवाज देंगे। जल्द ही संगीतकार बुलाए गए और सुरों की महफिल सज गई। जैसे ही मोहिनी जान ने अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू किया, तकदीर सिंह उस आवाज में ऐसा खो गया मानो कोई जादू चल गया हो। उसकी आंखें मोहिनी जान पर टिक गईं। वह मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। रात के 11 बजते ही गाना समाप्त हुआ। मोहिनी जान ने विनम्रता से कहा, नवाब साहब, अब आपको प्रस्थान करना चाहिए। मेरी बेटी अब राजा सलामत के दरबार जाएगी, उसकी सवारी कभी भी आ सकती है। तकदीर सिंह को यह सुनकर बेहद निराशा हुई। वह चाहता था कि यह शाम कुछ और लंबी होती, लेकिन यह पहला दिन था, इसलिए वह बिना कोई विरोध किए उठ खड़ा हुआ। मां बेटी ने झुककर उसे विदा किया। बूढ़ी मां ने ढेरों आशीर्वाद दिए और मुस्कुराते हुए कहा, नवाब साहब, जब भी मन चाहे तशरीफ लाइए, हमारा दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है। तकदीर सिंह उनकी बातों और मोहक व्यवहार पर पूरी तरह मोहित हो गया। वहां से लौटकर आधी रात तक उसकी बेचैनी बढ़ती रही। वह गहरी सांसें भरता रहा, कभी खिड़की के बाहर देखता, कभी अकेले ही मुस्कुराता। अगले दिन उसने अपने दिल पर काबू रखा और वहां नहीं गया, लेकिन तीसरे दिन दोस्तों के आने से पहले ही उसने बग्घी मंगवाई और सूरज ढलने से पहले ही मोहिनी जान के घर पहुंच गया। इस बार मां बेटी ने और भी अधिक सम्मान और अपनापन दिखाया। वे समझ चुकी थीं कि यह आदमी बहुत बड़ा धनवान है। महफिल सजी। मोहिनी जान ने कुछ और मधुर गीत सुनाए। तकदीर सिंह ने खुशी खुशी इनाम दिया। राजा के दरबार में मोहिनी जान को महीने भर में 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलती थीं। उसने झुककर आभार जताया और ढेरों दुआएं दीं। अब यह रोज का नियम बन गया। हर शाम तकदीर सिंह वहां जाता, गाने सुनता और मोहिनी जान पर उपहारों की वर्षा करता। लेकिन इसके अलावा वह कुछ और भी कर रहा था। वह चोरी छिपे अपने पारस पत्थर का इस्तेमाल कर रहा था। कभी वह मोहिनी जान की पायल पर पत्थर रगड़ देता, तो कभी उसकी चूड़ियां सोने की कर देता। किसी दिन वह उसके पलंग के पायों पर पारस पत्थर फेर देता और वे सोने के हो जाते। बूढ़ी मां बहुत चालाक और अनुभवी थी। वह सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उसे जल्द ही समझ में आ गया कि यह कोई साधारण धनी व्यक्ति नहीं है। इसमें जरूर कोई अनोखी शक्ति है। एक दिन उसने प्यार से तकदीर सिंह का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, तुम इस शहर में नए आए हो। यहां के लोग बहुत मतलबी और चालाक होते हैं। मैंने तुम्हारे दोस्तों को देखा है, वे तुम्हारी ईमानदारी और उदारता का फायदा उठा रहे हैं। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मानती हूं, इसलिए एक सलाह देना चाहती हूं। तकदीर सिंह ने जिज्ञासु दृष्टि से उसकी ओर देखा। बूढ़ी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपना सारा सामान लेकर मेरे यहां आ जाओ। मेरे पास बहुत बड़ा घर है। नौकरों के लिए भी अलग कमरे मौजूद हैं। यहां तुम्हें अधिक सुरक्षित और आरामदायक जीवन मिलेगा। बूढ़ी मां की बात सुनकर मोहिनी जान ने भी हामी भरते हुए कहा, नवाब साहब, आपको मेरी जान की सौगंध है। कल से आप हमारे यहां ही आ जाइए, वरना आपके ये दोस्त आपको पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूं। इसके अलावा मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अभी तो आप कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन अगर यहीं रहेंगे तो हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहेंगे। तकदीर सिंह तो मन ही मन यही चाहता था। उसने बिना देर किए तुरंत हामी भर दी। अगले ही दिन उसने अपने मकान का सारा कीमती सामान मोहिनी जान के यहां भिजवा दिया। बाकी सामान उसने अपने दोस्तों को बांट दिया। जब दोस्तों को यह बात पता चली तो वे उसे समझाने लगे, नवाब साहब, इन औरतों की बातों में मत आइए। ये किसी की नहीं होती। ये आपको तबाह कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। अगर गाना सुनने का इतना ही शौक है तो सुनिए, लेकिन अपना सब कुछ इन्हें मत सौंपिए। लेकिन तकदीर सिंह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उस रात वह हमेशा के लिए
मोहिनी जान के घर चला गया। बूढ़ी मां ने उसे एक खास कमरा दिया जहां हर सुविधा मौजूद थी। नौकर चाकर हर वक्त हुक्म बजाने को तैयार रहते। मोहिनी जान की हर चीज अब सोने जैसी चमकने लगी थी। तकदीर सिंह ने उसे खुश करने के लिए अपनी पारस पत्थर की ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। इधर मोहिनी जान ने भी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। उसने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर राजा के दरबार से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। अब वह पूरा समय तकदीर सिंह के साथ बिताने लगी। दोनों मां बेटी ने उसे अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया था। एक दिन अचानक मोहिनी जान के सिर में भयानक दर्द उठा। वह मछली की तरह तड़पने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें बाहर निकलने लगीं और कुछ ही देर में वह बेहोश हो गई। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। बूढ़ी मां ने घबराकर रोना धोना शुरू कर दिया। हाय, मेरी तो एक ही बेटी है, मैं इसके बिना कैसे जिंदा रहूंगी। तकदीर सिंह की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, आप जिस हकीम का नाम लें, मैं उसे तुरंत बुला लाता हूं। बूढ़ी मां ने कराहते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसी सिरदर्द से मेरी 2 भतीजियां मर चुकी हैं। आज मेरी बेटी पर भी वही आफत आ गई है। बस थोड़ी ही देर की मेहमान है। हाय, मैं क्या करूं। तकदीर सिंह का दिल बेचैन हो उठा। उसने घबरा कर कहा, तो फिर राजा सलामत के यहां खबर भिजवाई जाए। वहां के हकीमों के पास जरूर कोई इलाज होगा। बूढ़ी मां ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, बेटा, जब मेरी छोटी भतीजी को यह दर्द हुआ था तो एक फकीर ने कहा था कि अगर कहीं से पारस पत्थर मिल जाए और उसे माथे पर 3 दिन तक रगड़ा जाए तो यह बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। लेकिन पारस पत्थर भला किसी को कहां मिलता है। अब देखो, यह जवान लड़की हमारी आंखों के सामने तड़प रही है और हम कुछ नहीं कर सकते। तकदीर सिंह यह सुनते ही चौंक गया। उसने उत्सुकता से कहा, अम्मा जान, आपने पहले क्यों नहीं बताया। पारस पत्थर तो मेरे पास है। यह कहते ही उसने अपनी जेब से चमकता हुआ पत्थर निकाला और बूढ़ी मां को सौंप दिया। बूढ़ी मां ने भावुक होकर कहा, बेटा, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले। फिर उसने जल्दी से पत्थर लिया और मोहिनी जान के माथे पर घिसने लगी। कुछ ही पलों में लड़की का चेहरा लालिमा छोड़कर सामान्य होने लगा। मुंह से झाग निकलना बंद हो गया। उसका अकड़ा हुआ शरीर भी ढीला पड़ने लगा। थोड़ी देर बाद मोहिनी जान ने आंखें खोलीं। उसकी आवाज कमजोर थी, मुझे कुछ पिलाओ, बहुत प्यास लगी है। तकदीर सिंह ने झट से केवड़े का शरबत निकाला और चम्मच से उसके होंठों से लगा दिया। 3 दिन तक मोहिनी जान की हालत कमजोर बनी रही, लेकिन चौथे दिन वह पूरी तरह ठीक हो गई। अब जब सब कुछ सामान्य हो गया तो तकदीर सिंह ने बूढ़ी मां से अपना पारस पत्थर वापस मांगा। लेकिन तभी मोहिनी जान और उसकी मां का चेहरा अचानक बदल गया। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगीं, झूठा, मक्कार, तूने कभी पारस पत्थर की शक्ल भी देखी है? कहीं किसी इंसान को आज तक पारस पत्थर मिला भी है? तकदीर सिंह हक्का बक्का रह गया। उसने गुस्से में कहा, लेकिन यह सब चीजें सोने की कैसे बन गईं? बताओ, अगर पारस पत्थर नहीं था तो यह सब कैसे संभव हुआ? इस पर दोनों मां बेटी ठहाके लगाकर हंसने लगीं और चिल्लाईं, अरे बेवकूफ, ये सब चीजें राजा सलामत की दी हुई हैं। तू क्या सोना बनाएगा? हमने तुझ पर दया करके अपने घर में रखा था, अब भाग यहां से। तकदीर सिंह के कानों में जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसे समझ आ चुका था कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगीं। उसने तमतमाते हुए कहा, अब मैं सीधे राजा सलामत के पास जाऊंगा। अभी सैनिकों को लेकर आता हूं। मोहिनी जान ने अपने नौकरों को आदेश दिया, देखो, इस आदमी के हाथ पैर में जंजीरें डाल दो। इसके कपड़े उतरवाकर इसे टाट के कपड़े पहनाओ और इसे शहर के बाहर वाले हमारे गुलशन बाग में एक पेड़ से बांध दो। इसके हाथ में एक बांस पकड़ा दो ताकि यह दिन भर बाग में तोते उड़ाता रहे। सुबह शाम इसे बस 2 रोटियां, थोड़ी दाल और एक कटोरा पानी दिया जाए। अगर यह चीखे चिल्लाए तो इसकी जुबान काट देना और चौकीदार को कह देना, अगर यह भागने की कोशिश करे तो इसका सर कलम कर देना। तकदीर सिंह की आंखों में अविश्वास और गुस्से का तूफान उमड़ पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिन लोगों की उसने मदद की वे इतनी निर्दयी कैसे हो सकते हैं। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। वह अपनी ही मूर्खता के कारण
इन चालाक औरतों के जाल में फंस चुका था। अब तकदीर सिंह का जीवन एक कड़वी सजा बन चुका था। पूरा दिन वह बाग में तोते उड़ाता, लेकिन कोई उससे बात करने नहीं आता। बाग के फाटक पर हमेशा एक चौकीदार बैठा रहता था जो उस पर नजर रखता था। उधर अक्ल सिंह अपने सफर पर निकल चुका था। वह पूरब दिशा की ओर जा रहा था। पूरा दिन चलते चलते शाम हो गई। आगे एक शहर की ऊंची दीवारें दिखने लगीं, लेकिन जब तक वह शहर के फाटक तक पहुंचा, दरवाजा बंद हो चुका था। कोई और उपाय न देख उसने सोचा, ठीक है, सुबह नए शहर में अच्छे से प्रवेश करूंगा। वह वहीं जमीन पर लेट गया। सफर की थकान इतनी थी कि उसे तुरंत नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पास ही एक छोटी सी बस्ती है। वह वहां पहुंचा और कुएं के पास जाकर मुंह हाथ धोया। उसके पास एक जोड़ी साफ कपड़े थे जिसे पहनकर वह तैयार हो गया। अक्ल सिंह दिखने में सुंदर और आकर्षक था। अब वह पूरी तरह तरोताजा होकर शहर की गलियों में घूमने लगा। उसकी जेब में सिर्फ 4 आने थे। उसने एक छोटी भोजनशाला में जाकर पेट भर भोजन किया और फिर शहर की चहल पहल देखने निकल पड़ा। एक मुख्य सड़क पर पहुंचकर उसने देखा कि लोग एक तरफ अदब से खड़े हो रहे हैं। सभी बड़े सम्मान से साइड में हो गए थे। यह देखकर उसे हैरानी हुई। उसने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा, भाई, ये सब लोग यहां क्यों खड़े हो गए हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, इस समय हमारे मंत्री साहब सैर करके वापस लौट रहे हैं। हम सब उन्हें सलाम करने के लिए खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद 4 घोड़ों वाली एक भव्य सवारी धीरे धीरे सड़क से गुजरने लगी। लोग सिर झुकाकर सलाम करने लगे। अक्ल सिंह ने भी उनके साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया। मंत्री ने जब अक्ल सिंह को देखा तो उसकी पोशाक और हाव भाव से समझ गया कि वह इस शहर में नया व्यक्ति है। उसने तुरंत अपनी सवारी रुकवाई और उसे पास बुलाकर उसका हालचाल पूछा। अक्ल सिंह की आंखों में आंसू भर आए। वह धीमे स्वर में बोला, क्या कहूं हुजूर। इसके बाद वह कुछ नहीं बोल सका। उसने अपना चेहरा अपने गमछे से ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मंत्री एक दयालु व्यक्ति था। वह समझ गया कि यह कोई ऊंचे खानदान का युवक है जो किसी बड़ी विपत्ति में फंस गया है, इसलिए अपना हाल बताने से हिचक रहा है। मंत्री ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, आओ मेरी सवारी में बैठ जाओ। अक्ल सिंह ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया और मंत्री की बग्घी में बैठ गया। रास्ते में मंत्री ने कहा, बेटा, घबराने की कोई बात नहीं। आज मैं तुम्हें राजा के दरबार में ले चलूंगा और तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा कि वहां तुम्हें कोई उचित स्थान मिल जाएगा। मंत्री अक्ल सिंह को अपने घर ले गया। वहां उसने उसे राज दरबार के लिए उपयुक्त वस्त्र पहनाए और फिर अपने साथ राजमहल ले गया। राजा के समक्ष पहुंचकर मंत्री ने अक्ल सिंह की पूरी स्थिति बताई। राजा ने भी वही प्रश्न किया, कौन हो तुम, कहां से आए हो? अक्ल सिंह ने फिर से वही उत्तर दिया, क्या कहूं महाराज। इतना कहकर वह फिर रो पड़ा। राजा को अक्ल सिंह की दशा देखकर दया आ गई। उसने उसे दिलासा दिया और उसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में पूछताछ करने के बाद उसे अपने विशेष सलाहकारों में शामिल कर लिया। राजमहल में पहले से ही कई अनुभवी दरबारी थे, लेकिन अक्ल सिंह की जैसी बुद्धि और तेजस्विता उनमें किसी में नहीं थी। राजा ने उसे रहने के लिए एक सुंदर महल और कई सेवक प्रदान कर दिए। अक्ल सिंह का जीवन अब शाही ठाट बाट से पूर्ण गया। सुबह से दोपहर तक वह दरबार में राजा के साथ बैठता, लोगों की बातें सुनता और उन पर गहराई से विचार करता। वह अत्यंत चतुर था और जल्द ही उसने यह समझ लिया कि दरबार में 2 लोग ऐसे हैं जिनका व्यवहार कुछ सही नहीं है। पहला व्यक्ति था राजकोष का रखरखाव करने वाला और दूसरा नगर का कोतवाल। अक्ल सिंह को शक हुआ कि राजकोषाध्यक्ष चोरी कर रहा है और नगर का कोतवाल महिलाओं को तंग करता है। अपने शक को जांचने के लिए उसने एक उपाय किया। शाम के समय वह वेश बदलकर नगर की गलियों में निकल जाता और लोगों की समस्याएं सुनता। धीरे धीरे उसने पूरी सच्चाई जान ली। एक दिन जब राजा अपने दरबार अक्ल सिंह के साथ शतरंज खेल रहे थे, तो अक्ल सिंह ने अवसर देखकर राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने कहा, हमें पहले भी इन दोनों के बारे में शिकायतें मिली हैं। अगर हम चाहें तो तुरंत इन्हें दंडित कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत पुराने और अनुभवी दरबारी हैं। इसके अलावा
मेरे स्वर्गवासी पिता की सीख थी कि बिना ठोस प्रमाण के किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। राजा कुछ पल सोचकर बोला, तुम्हारा कहना है कि राजकोषाध्यक्ष ने आधा खजाना खाली कर दिया और कोतवाल नगर की महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा है। यह सब हम सहन नहीं कर सकते। कल सुबह ही हम इन दोनों को उनके अपराधों की उचित सजा देंगे। अक्ल सिंह ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, महाराज, मैं इन दोनों का उत्तरदायित्व स्वयं लेता हूं। यदि ईश्वर ने चाहा तो राजकोष फिर से भर जाएगा और नगर का कोतवाल अपने पापों से सदा के लिए तौबा कर लेगा। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर भरोसा है, लेकिन याद रखना ये लोग बहुत चतुर और अनुभवी हैं। तुम किस प्रकार इन्हें सही राह पर ला सकते हो? अक्ल सिंह मुस्कुराया और बोला, राजन, उपाय ऐसा होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अक्ल सिंह ने राजा से कहा, हुजूर, कल जब कोतवाल दरबार में आए और आपको प्रणाम करें तो आप उनकी ओर क्रोध से देखें और फिर मुंह फेर लें। बस फिर मैं अपनी चाल चलूंगा। राजा मुस्कुराए और बिना कुछ कहे सहमति में सिर हिला दिया। अगले दिन जब कोतवाल दरबार में उपस्थित हुआ और राजा को प्रणाम किया तो राजा ने उसकी ओर गुस्से से देखा और तुरंत मुंह फेर लिया। कोतवाल हक्का बक्का रह गया। उसने महसूस किया कि कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है। कुछ देर तक वह दरबार में सहमा हुआ बैठा रहा, फिर अपनी तबीयत का बहाना बनाकर जल्दी ही वहां से निकल गया। शाम होते ही अक्ल सिंह एक चिंतित और गंभीर मुद्रा बनाए कोतवाल के घर पहुंचा। वह अक्सर वहां आता जाता था और वहां का माहौल देख चुका था। नाच गाना, मदिरापान, शाही भोज और षड्यंत्रों की योजनाएं। लेकिन आज वहां का वातावरण अलग था। कोतवाल गंभीर मुद्रा में बैठा हुक्का पी रहा था। जैसे ही उसने अक्ल सिंह को देखा, वह तुरंत खड़ा हो गया और व्यग्रता से बोला, भाई अक्ल सिंह, तुम तो राजा के खास सलाहकार हो। बताओ, आज राजा मुझसे नाराज क्यों थे? अक्ल सिंह ने अपने रूमाल से आंखें पोंछते हुए गहरी सांस ली और बोला, क्या कहूं कोतवाल साहब, मैं तो स्वयं भयभीत हूं। अनजान व्यक्ति हूं, कहीं मेरी बारी भी ना आ जाए। जो सजा राजा सलामत ने आपके लिए तय की है, उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। इसलिए आपको चेतावनी देने आया हूं। कोतवाल अधीर होकर बोला, क्या बात है, स्पष्ट कहो। अक्ल सिंह ने धीमे स्वर में कहा, परसों सबके सामने आपको 100 कोड़े लगाए जाएंगे और फिर उम्र भर के लिए कारागार में डाल दिया जाएगा। किसी गुप्तचर ने राजा से झूठी बातें कह दी हैं कि आप अमुक अमीर की बेटी का अपहरण करने वाले हैं और रिश्वत लेकर अन्याय करते हैं। कहा गया है कि नगरवासी आपसे तंग आ चुके हैं। यह सुनते ही राजा को भयंकर क्रोध आया और आपके आते ही उन्होंने दरबारियों पर क्रोध निकाला। यह सुनते ही कोतवाल के होश उड़ गए। उसका मुंह पीला पड़ गया। कांपती आवाज में वह बोला, भाई अक्ल सिंह, कुछ उपाय करो। यह मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तुम बुद्धिमान हो। मैंने सुना है कि राजा तुम्हारी राय को पसंद करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। मुझे बचा लो, मैं जीवन भर तुम्हारा आर्णी रहूंगा। अक्ल सिंह ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कोतवाल साहब, यह तो सही है कि राजा हर विषय में मुझसे परामर्श लेते हैं और मेरी राय को मानते भी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। यदि मैं इस विषय में हस्तक्षेप करूंगा तो संभव है कि वे मुझे दरबार से निकाल दें। सुना है कि जिससे राजा नाराज होते हैं उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। मैं पहले ही परदेशी हूं। यदि मुझ पर भी कोई मुसीबत आ गई तो मैं कहां जाऊंगा? कोतवाल बेचैन हो उठा। उसने तुरंत कहा, भाई, तुम अभी कुछ धन ले लो, यह काम तुम्हारे लिए भी सहायक होगा, लेकिन किसी भी तरह मेरी प्रतिष्ठा बचाने का उपाय करो। अक्ल सिंह ने सोचा, फिर धीरे से कहा, मान लीजिए कि मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर राजा से कहा कि मैं आपके यहां रोज आता हूं और वहां सिवाय धर्म और सत्संग के कुछ नहीं देखा। कोई गलत कार्य वहां नहीं होता। यदि राजा ने मेरी बात मानकर आपको क्षमा कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका कोई गुप्तचर वहां आया या स्वयं राजा वेश बदल कर आ गए और उन्होंने आपका असली रूप देख लिया, तब हम दोनों को तोप से उड़ा दिया जाएगा। कोतवाल की आंखों में भय साफ झलकने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तौबा करता हूं,
कसम खाता हूं कि आगे से यहां कोई अनुचित कार्य नहीं होगा। अब से मैं केवल सत्कर्म करूंगा और अपना जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाऊंगा। फिर वह भीतर गया और लौटकर 20,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली अक्ल सिंह को दे दी। अक्ल सिंह ने कहा, कोतवाल साहब, यदि राजा सलामत ने मुझे दरबार से निकाल दिया तो मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं आसानी से निकल सकूं। अगर जरूरत पड़ी तो भेष बदलकर या किसी और तरीके से दरबार से बाहर निकलूंगा। कोतवाल ने एक गुप्त दरवाजे का पता बताते हुए कहा, बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि राजा सलामत तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगे और तुम्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कहकर कोतवाल ने राहत की सांस ली और अक्ल सिंह 20,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली अपने कपड़ों में छिपाकर अपने घर लौट आया। वह पूरी रात चैन की नींद सोया। अगली सुबह जैसे ही महल में हलचल शुरू हुई, राजा ने अपने खास सेवकों को आदेश दिया कि अक्ल सिंह को दरबार में बुलाया जाए। अक्ल सिंह तुरंत दरबार पहुंचा और राजा के सामने पूरी घटना का विस्तार से वर्णन किया। उसने कहा, हुजूर, अब कोतवाल साहब ने पूरी तरह से तौबा कर ली है। वह वादा कर चुके हैं कि अब से अपनी बाकी जिंदगी ईश्वर की भक्ति में बिताएंगे और किसी भी गलत काम में शामिल नहीं होंगे। मेरी आपसे एक विनती है, जब कोतवाल दोबारा सलाम के लिए हाजिर हों तो कृपया मुस्कुराकर उनका अभिवादन स्वीकार करें। वह बहुत डरे हुए हैं और इससे उनका भय समाप्त हो जाएगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम भी नहीं चाहते कि हमारे पिता के शासनकाल के पुराने सेवकों का अपमान हो। अक्ल सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, यह पूरा मामला इस तरह से सुलझ गया कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। यहां तक कि मंत्री साहब को भी इसका पता नहीं चला। राजा ने संतोष की मुद्रा में सिर हिलाया। अक्ल सिंह दरबार से बाहर निकला और अपने घर चला गया। उसने दरबार जाने की तैयारी शुरू कर दी। इस बार वह सबसे पहले दरबार में पहुंचा। कुछ देर बाद कोतवाल भी वहां पहुंचा, लेकिन उसका चेहरा बुझा हुआ था। उसकी हालत किसी गंभीर बीमार व्यक्ति जैसी लग रही थी। वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया। दरबारियों ने उसकी खराब हालत देखकर उससे हालचाल पूछा तो उसने बीमारी का बहाना बना दिया। तभी चौबदार ने ऊंची आवाज में घोषणा की, राजा सलामत तशरीफ ला रहे हैं। सभी दरबारी अपनी जगह खड़े हो गए और सिर झुका लिया। राजा एक एक कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। जब कोतवाल ने सलाम किया तो राजा ने मुस्कुराते हुए उसका प्रणाम स्वीकार किया। यह देखकर कोतवाल ने राहत की सांस ली और मन ही मन अक्ल सिंह को धन्यवाद दिया। मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, कोतवाल साहब आज अस्वस्थ हैं, इसलिए आज के मुकदमे कल पेश किए जाएंगे। कृपया इन्हें घर जाने की अनुमति प्रदान करें। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाती है। कोतवाल ने विनम्रता से सिर झुकाया और दरबार से बाहर चला गया। कोतवाल ने झुककर अभिवादन किया और उल्टे कदमों से खुशी खुशी अपने घर लौट गया। वहां पहुंचते ही उसने सैकड़ों गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया, हजारों रुपए दान किए और मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद किया। रात को अक्ल सिंह सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर कोतवाल के घर पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोतवाल साहब, मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर राजा सलामत से आपकी सिफारिश की। पहले तो वह बहुत क्रोधित हुए और बोले कि मुझे उनकी नजरों से दूर हो जाना चाहिए। उन्हें संदेह हुआ कि शायद मैं भी आपके साथ किसी साजिश में शामिल हूं। लेकिन जब मैंने उन्हें विश्वास दिलाया और कसम खाकर कहा कि आप निर्दोष हैं, तो उन्होंने आपकी सजा पर विचार करने का निर्णय लिया। अक्ल सिंह ने आगे कहा, मैंने उनसे अनुरोध किया कि यदि उन्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो 2-4 दिनों के बाद किसी गुप्तचर से आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, लेकिन अभी के लिए आपकी सजा को रोक दिया जाए। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने कहा, अच्छा, हमें तुम्हारी बात पर विश्वास है। हमने कोतवाल को क्षमा कर दिया। कोतवाल ने भावुक होकर अक्ल सिंह को गले से लगा लिया और आंखों में आंसू भरकर बोला, बेटा, मेरी कोई संतान नहीं है। आज से मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूं और कल ही अपनी संपत्ति और धन दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगा। अक्ल सिंह ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं कोतवाल साहब, मैं एक परदेशी व्यक्ति हूं। एक समय की मजबूरी ने मुझे यहां ला दिया था।
आपकी संपत्ति और धन संपदा आपको ही मुबारक हो। मैं तो यह 200,000 सोने की मुद्राएं भी आपको लौटाने आया हूं। कोतवाल ने आश्चर्य से कहा, यह कैसे संभव है कि मैं इन्हें वापस ले लूं? क्या कोई पिता अपने पुत्र को दी हुई वस्तु वापस ले सकता है? मैं इसे हरगिज वापस नहीं लूंगा। अकल सिंह तो यही चाहता था। उसने थोड़ी और विनती की, लेकिन कोतवाल अडिग रहा। अंततः अकल सिंह मुस्कुराते हुए थैली लेकर अपने घर लौट गया। अब उसकी नजरें खजांची पर थीं। एक सप्ताह के बाद अकल सिंह ने राजा से कहा, हुजूर, कल सुबह जब खजांची अभिवादन के लिए उपस्थित हो तो आप उसी प्रकार क्रोध और नाराजगी से उसकी ओर देखें जैसे आपने कोतवाल को देखा था। आज रात मैं उसके पास जाऊंगा। ईश्वर ने चाहा तो खजाने में जवाहरात और सोने की मुद्राएं लौट आएंगी। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, अकल सिंह, वास्तव में यह तुम्हारे ही योग्य कार्य था कि तुमने कोतवाल जैसे व्यक्ति को सुधार दिया। हम स्वयं वेश बदल कर गए थे और हमने देखा कि वह सचमुच प्रार्थना में लीन था और उसके चारों ओर सभ्य लोग बैठे थे। अकल सिंह ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हुजूर की कृपा से यह संभव हुआ। मेरी तो कोई औकात ही नहीं। अगले दिन दरबार लगा। जैसे ही खजांची ने झुककर राजा को प्रणाम किया, राजा ने उस पर गंभीर और कठोर दृष्टि डाली और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। यह देखते ही खजांची के होश उड़ गए। वह बुजुर्ग व्यक्ति था। उसके हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन वह अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में भय समा गया। उसे यकीन हो गया कि किसी न किसी तरह राजा को उसके कारनामों की खबर लग चुकी है। जब दरबार समाप्त हुआ तो खजांची लड़खड़ाते हुए अपनी गाड़ी में बैठा और घर की ओर चल दिया। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात हुई तो अचानक अकल सिंह उसके घर पहुंचा। खजांची बिस्तर पर लेटा हुआ बेचैनी से करवटें बदल रहा था। जैसे ही उसने अकल सिंह को देखा, वह घबराकर उठकर बैठ गया और कहा, आओ बेटा, मैं खुद तुम्हारे पास आने ही वाला था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आज दरबार में राजा ने मुझे जिस नजर से देखा, वैसी नजरें उन्होंने पहले कभी मुझ पर नहीं डाली थीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है। अगर तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ, आखिर राजा मुझसे इतने नाराज क्यों हैं? मैं बहुत परेशान हूं। अकल सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, खजांची साहब, क्या बताऊं, राजा सलामत बहुत नाराज हैं। कल सुबह मंत्री साहब के साथ खजाने का निरीक्षण करने जाएंगे। किसी ने उन्हें खबर दी है कि कुछ बेशकीमती रत्न और सोने की अशर्फियां खजाने से गायब हो चुकी हैं। कल किसी भी वक्त राजा सलामत मंत्री साहब और कोतवाल साहब को लेकर खजाने का मुआयना करने पहुंचेंगे और आपको भी दरबार में बुलाया जाएगा। अगर हिसाब किताब में गड़बड़ी पाई गई तो आपकी सजा बहुत कठोर होगी। आप उम्रदराज व्यक्ति हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको पहले से आगाह कर दूं। मैं यहां नौकरों के कपड़े पहनकर आया हूं ताकि किसी को शक न हो। खजांची घबरा गया। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने मुझे समय रहते सचेत कर दिया। सच कहूं तो मुझसे गलती हो गई थी। मैंने कुछ बहुमूल्य रत्न और सोना अपने पास रख लिया था, लेकिन अब मैं पछता रहा हूं। कृपया मेरी मदद करो। तुम राजा के खास लोगों में से हो। मैं आज रात ही चोरी का सारा धन और जवाहरात वापस खजाने में पहुंचा दूंगा। बस मुझे इतना समय मिल जाए कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। अकल सिंह ने खजांची से वही सारी बातें की जो उसने पहले कोतवाल से कही थीं। खजांची पहले ही डरा हुआ था। उसने बिना देर किए अशर्फियों की 25 थैलियां अकल सिंह के कदमों में रख दीं और विनती करते हुए बोला, बेटा, बस तुम किसी तरह राजा सलामत को यकीन दिला दो कि यह सब मेरे किसी दुश्मन की साजिश है। मैं तो हमेशा उनकी सेवा में समर्पित रहा हूं। यदि उन्हें खजाने का निरीक्षण करना ही है तो शौक से करें, लेकिन मेरी बुढ़ापे की लाज रख लो, मेरी बेइज्जती न होने पाए। अकल सिंह ने अशर्फियों की थैली उठाई और घर चला गया। अगले दिन दरबार में जब उसने राजा को सलाम किया तो राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। दूसरी ओर खजांची के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन राजा के नरम व्यवहार ने उसे राहत दी। दरबार समाप्त होने पर राजा ने कहा, हम खजाने का निरीक्षण करना चाहते हैं। खजांची हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, जब भी आपका हुक्म हो मैं तैयार हूं। परंतु उस दिन भी राजा ने निरीक्षण नहीं किया। खजांची के मन का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगा।
समय बीतता गया और अब अक्ल सिंह को अपना घर छोड़े लगभग 1 वर्ष हो चला था। उसे अपने मित्र तकदीर सिंह की बहुत याद आ रही थी और यह जानने की भी बेचैनी थी कि वह कहाँ है, किस हाल में है। एक दिन उसने मंत्री से विनती की, हुजूर, कृपया राजा सलामत से कहकर मुझे 1 महीने की छुट्टी दिलवा दें। मेरा छोटा भाई कहीं दूर अपनी तकदीर आजमाने निकला था। मैं उसे खोजकर अपने साथ लाना चाहता हूं ताकि उसे अपने पास रख सकूं। आप मेरे संरक्षक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस कठिन समय में मेरी मदद जरूर करेंगे। मंत्री अक्ल सिंह को बहुत पसंद करता था। वह मन ही मन चाहता था कि अपनी बेटी का विवाह अक्ल सिंह से कर दे, परंतु वह पहले उसे परखना चाहता था। जब उसने सुना कि अक्ल सिंह का एक भाई भी है तो उसे और प्रसन्नता हुई। उसकी 2 बेटियां थीं और वह चाहता था कि दोनों का विवाह एक ही परिवार में हो ताकि वे साथ रहें। उसने सोचा, यदि अक्ल सिंह का भाई भी उतना ही योग्य और समझदार हुआ तो दोनों भाइयों से मेरी बेटियों का विवाह हो सकता है। मंत्री ने अक्ल सिंह को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें छुट्टी दिलवा दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम ठीक 1 महीने बाद वापस आ जाओ। अक्ल सिंह मुस्कुराया और बोला, हुजूर, भला मैं आपको और राजा सलामत जैसे दयालु शासक को छोड़कर कहीं जा सकता हूं? मुझे अपने भाई की खोज में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। यदि 10-15 दिन की देरी हो जाए तो कृपया क्षमा करें। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, इसमें कोई परेशानी नहीं, बस अधिक देर मत करना। अक्ल सिंह ने मंत्री को धन्यवाद दिया और घर लौटकर यात्रा की तैयारी में लग गया। दूसरे दिन मंत्री ने राजा से अक्ल सिंह की छुट्टी की सिफारिश की और साथ ही अपना मन भी प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा, हुजूर, मेरे कोई पुत्र नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस होनहार नौजवान से अपनी बेटी का विवाह कर दूं और राज्य का दायित्व भी उसे सौंप दूं। अब मैं वृद्ध हो चला हूं और अक्ल सिंह से अधिक बुद्धिमान व विश्वसनीय व्यक्ति मेरी दृष्टि में कोई नहीं। राजा ने मंत्री की इस राय से सहमति जताई और रात को जब शतरंज खेलते समय अक्ल सिंह से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, मंत्री ने तुम्हारी छुट्टी के लिए कहा है और हमारी इच्छा है कि मंत्री की पुत्री से तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। इसके साथ ही तुम्हें राज्य की जिम्मेदारी भी सौंप दी जाएगी। तुम जल्दी से लौट आना। अक्ल सिंह की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने झुककर राजा को प्रणाम किया और कृतज्ञता प्रकट की। फिर वह अपने घर पहुंचा और उसी रात मंत्री से मिलने गया। मंत्री ने कहा, मैं तुम्हारे साथ सुरक्षा के लिए 10 सैनिक भेजना चाहता हूं ताकि तुम्हारी यात्रा सुरक्षित रहे। लेकिन अक्ल सिंह ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, मैं अकेले ही जाना पसंद करूंगा। अगली सुबह अपनी कमर से अशर्फियां बांधकर, शस्त्रों से सुसज्जित होकर, एक शानदार घोड़े पर सवार होकर वह उसी मार्ग पर चल पड़ा जिससे वह पहले आया था। इस समय वह अत्यंत कीमती वस्त्र पहने हुए था। चलते चलते शाम हो गई। सामने एक हरा भरा बाग दिखा जो फलों से लदा हुआ था। अक्ल सिंह ने सोचा कि कुछ समय यहां विश्राम किया जाए। बाग के माली झुककर उसका अभिवादन करने लगे और उन्होंने बाग की विशेष आराम गृह उसके लिए खोल दिया। वह थका हुआ था, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। रात को लगभग 11 बजे जब उसे प्यास लगी तो वह उठकर पानी पीने लगा। उस समय चांदनी पूरे यौवन पर थी और बाग में हल्की हल्की ठंडक थी। वह धीरे धीरे टहलने लगा। तभी ठीक 12 बजे उसे अचानक हवा में सनसनाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए आ रहे हों। उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि आसमान से एक उड़न खटोला उतर रहा था। यह अद्भुत दृश्य देख अक्ल सिंह तुरंत एक घने पेड़ की ओट में छिप गया। उड़न खटोला थोड़ी ही दूर पर आकर उतरा। उसमें से 2 सुंदर परियां बाहर निकलीं। उनके हाथों में 2 शीशियां थीं। उन्होंने पहली शीशी में से कोई द्रव्य रुई में लगाया और उसे सूंघ लिया। देखते ही देखते वे दोनों बंदरियां के रूप में परिवर्तित हो गईं। इसके बाद वे दोनों पेड़ों पर उछल कूद करने लगीं। उन्होंने पके हुए फल खाए और कच्चे फलों को तोड़ तोड़कर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बाग का पूरा दृश्य अस्त व्यस्त हो गया। पेड़ों पर एक भी फल नहीं बचा था। जब उन्होंने देखा कि अब कुछ तोड़ने के लिए नहीं बचा तो वे नीचे उतर आईं।
उन्होंने दूसरी शीशी में से कुछ लगाया और उसे सूंघा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वे पुनः अपनी असली रूप में आ गईं। यह सब देखकर अक्ल सिंह तुरंत पेड़ों के बीच से निकलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने कठोर आवाज में कहा, तुम दोनों यहां उत्पात मचा रही हो और वहां राजा इंद्र के दरबार में तुम्हारी बड़ी देर से प्रतीक्षा हो रही है। अभी एक देव ने जाकर शिकायत की है कि लाल और हरे वस्त्रों में सजी परियां 2 शीशियां चुराकर ले गई हैं और इंसानों के बाग में जाकर बंदरियों का रूप धारण कर उसे उजाड़ रही हैं। राजा इंद्र ने काले देव को आदेश दिया है कि तुरंत इन दोनों को शीशियों समेत पकड़कर लाओ। यह सुनकर मुझे तुम दोनों पर दया आ गई और मैं दूसरों से पहले उड़कर यहां आ गया हूं। जल्दी से यह शीशियां मेरे हवाले कर दो और बताओ कि इन्हें कहां से लाया गया है, ताकि मैं जाकर इन्हें वहीं रख दूं। दोनों परियां भयभीत हो गईं। उन्होंने शीशियां अक्ल सिंह के हवाले कर दीं और कांपती आवाज में बोलीं, हमने इन्हें वैद्य घर से चुराया था। यदि तुम इन्हें वहीं रख दोगे तो हमें कोई दंड नहीं मिलेगा। अक्ल सिंह ने गंभीरता से कहा, तुम तुरंत अपने अपने महल लौट जाओ और तब तक बाहर मत निकलना जब तक मैं राजा इंद्र को मना नहीं लेता। यह सुनते ही दोनों परियां भयभीत होकर अपने उड़न खटोले में बैठीं और देखते ही देखते आकाश में विलीन हो गईं। अक्ल सिंह ने दोनों शीशियों पर खास निशान बनाकर उन्हें अपने वस्त्र में छिपा लिया और चैन से सो गया। सुबह उसकी आंख थोड़ी देर से खुली। जल्दी जल्दी तैयार होकर वह बाग के बाहर आया तो देखा कि बाग के सभी माली और रखवाले बैठे हुए रो रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। अक्ल सिंह ने उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम सब परेशान मत हो। रात को परियों ने आकर इस बाग को उजाड़ा था। यह सुनते ही उनमें से एक माली बोला, हुजूर, इस शहर पर कई महीनों से यही संकट मंडरा रहा है। हर रात 2 बंदरियां आती हैं और पूरे बाग को नष्ट कर देती हैं। यह आखिरी बाग था जो अब तक बचा हुआ था। अब यह भी उजड़ गया। अक्ल सिंह ने आत्मविश्वास से कहा, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने इन परियों का हल निकाल लिया है। आगे से यह किसी भी बाग को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। यह सुनकर सभी माली राहत की सांस लेने लगे। कुछ देर बाद नाश्ता करके अक्ल सिंह ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। दोपहर होते होते वह उसी बाग में पहुंच गया जहां 1 साल पहले उसने अपने मित्र से विदाई ली थी। समय का पहिया घूम चुका था। पूरा 1 साल बीत चुका था। अब उसे अपने मित्र से मिलने की बेसब्री हो रही थी। अक्ल सिंह पूरे रास्ते लोगों से अपने मित्र के बारे में पूछता रहा, लेकिन हर किसी ने यही जवाब दिया कि इस नाम का कोई व्यक्ति यहां नहीं आया। 3 दिन तक वह उसी जगह रुका रहा, इस उम्मीद में कि शायद उसका मित्र आ जाए। लेकिन जब कोई खबर नहीं मिली तो चौथे दिन वह पूर्व दिशा की ओर रवाना हुआ। कई घंटों की यात्रा के बाद उसे एक नगर की ऊंची दीवारें दिखाई दीं। उसने सोचा कि शायद उसका मित्र यहीं होगा। घोड़े को तेजी से दौड़ाया और कुछ ही समय में शहर के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। नगर में प्रवेश करते ही लोग इस अजनबी युवक को देखकर चकित हो गए। उसके पहनावे और शान से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई राजकुमार आया हो। कुछ लोगों ने उसके पास आकर पूछताछ शुरू कर दी। आप कहां से आए हैं और यहां किससे मिलने आए हैं? अक्ल सिंह ने नम्रता से उत्तर दिया, भाइयों, मैं अपने बचपन के मित्र को खोजने आया हूं। वह 1 वर्ष पहले यहां आया था, लेकिन न तो उसने कोई संदेश भेजा और न ही घर लौटा। मैं बहुत चिंतित हूं। अगर आप में से किसी को उसके बारे में जानकारी हो तो कृपया मुझे उसके पास ले चलें। कुछ लोगों ने आपस में कानाफूसी की और फिर एक व्यक्ति आगे बढ़कर बोला, अगर हम सही समझ रहे हैं तो शायद वह व्यक्ति आपका मित्र ही होगा। पिछले वर्ष यहां एक रईस व्यक्ति आया था, आपकी ही तरह सुंदर और आकर्षक था। अक्ल सिंह को यह सुनकर अचरज हुआ। उसका मित्र तो साधारण व्यक्ति था, फिर लोग उसे अमीर क्यों कह रहे हैं? वह इसी विचार में खोया था कि एक और व्यक्ति बोल उठा, क्या आप नवाब तकदीर सिंह के बारे में पूछ रहे हैं? अक्ल सिंह ने जल्दी से कहा, हां, वही। अगर आप उन्हें जानते हैं तो कृपया मुझे उनके पास ले चलें। वह व्यक्ति गहरी सांस लेकर बोला, अरे भाई, हम उन्हें जानते ही नहीं, बल्कि मैं तो दिन रात उनके साथ ही रहा करता था। अक्ल सिंह ने घबराकर पूछा, क्या वह जीवित भी हैं? उस व्यक्ति की आंखों में दुख झलक आया। वह बोला, जीवित तो हैं,
लेकिन मृतकों से भी बदतर हाल में हैं। अफसोस, नवाब साहब ने हमारे समझाने के बावजूद एक चालाक औरत के झांसे में आकर अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। वह स्त्री अब उनकी मालकिन बनी बैठी है। उसने नवाब साहब को फटे पुराने कपड़े पहना दिए हैं और अपने बाग में तोते उड़ाने के काम पर लगा दिया है। दिन भर उनके हाथ में एक बांस रहता है और वह बस तोते उड़ाते रहते हैं। पहले उनके पैरों में जंजीरें बंधी रहती थीं, पर अब सुना है कि उन्हें थोड़ी आजादी मिल गई है। फिर भी बाग के दरवाजों पर कड़ी पहरेदारी रहती है और कोई उनसे मिलने नहीं जा सकता। यह सुनते ही अक्ल सिंह की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी यह थी कि उसके भाई के पास इतनी संपत्ति आई कहां से। वे दोनों तो घर से खाली हाथ निकले थे। अक्ल सिंह ने उस व्यक्ति से बाग का पता पूछा और सीधा वहां पहुंच गया। वह एक शाही पोशाक में था और घोड़े पर सवार था। जैसे ही उसने बाग के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उतरने की कोशिश की, चौकीदार ने अदब से कहा, हुजूर, इस बाग में किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अक्ल सिंह ने कड़क आवाज में पूछा, किसकी आज्ञा से? चौकीदार बोला, मालिक की। अक्ल सिंह ने आगे पूछा, और इस बाग का मालिक कौन है? चौकीदार ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हुजूर, मोहिनी जान साहिबा इस बाग की मालकिन है। अक्ल सिंह ने सोचा कि बिना किसी झगड़े के यह काम आसानी से निकालना ही ठीक रहेगा। उसने चौकीदार को कुछ सिक्के दिए और मुस्कुराते हुए कहा, यह बात किसी से मत कहना। मैं बस बाग की सैर करने आया हूं और जल्दी ही लौट जाऊंगा। चौकीदार एक गरीब आदमी था। उसने सपने में भी इतने सिक्के नहीं देखे थे। उसने झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, आप शौक से बाग में घूम सकते हैं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अक्ल सिंह बाग के भीतर चला गया। उसने एक पेड़ के पास अपने घोड़े को बांधा और आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूरी पर उसने देखा कि तकदीर सिंह एक लंबी बांस की छड़ी हाथ में लिए पक्षियों को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। वह सूख कर कांटा हो गया था। चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं। दाढ़ी और बाल लंबे होकर उलझ चुके थे। नाखून बढ़ गए थे और उसकी आंखों में जीवन की कोई चमक नहीं बची थी। वह पूरी तरह टूटा हुआ और बेसहारा लग रहा था। अपने मित्र की यह दशा देखकर अक्ल सिंह की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, लेकिन तकदीर सिंह उसे पहचान नहीं सका। उसने सोचा कि यह कोई अमीर व्यक्ति होगा जो किसी बड़े राज्य का राजकुमार होगा, इसलिए उसने झुककर सलाम किया। अक्ल सिंह ने झट से उसे गले लगा लिया और भावुक होकर बोला, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा बचपन का साथी और दोस्त अक्ल सिंह हूं। यह सुनते ही तकदीर सिंह फूट फूट कर रोने लगा। दोनों मित्र देर तक गले लगे रहे और रोते रहे। फिर तकदीर सिंह ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और हाथ जोड़कर बोला, मुझे इस दुखदाई जीवन से निकालो, मुझे बचाओ। अगर हम दोनों साथ होते तो मैं इस हालत में कभी नहीं पहुंचता। अक्ल सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दृढ़ता से कहा, घबराने की कोई बात नहीं, मैं यहां आ गया हूं। 1 हफ्ते के भीतर तुम्हारा पारस पत्थर भी तुम्हें वापस मिल जाएगा और जो भी चीजें तुमने इस चालाक औरत के घर पर सोने की बना दी हैं, वे सब मैं एक एक करके वापस ले लूंगा। लेकिन अभी तुम्हें धैर्य रखना होगा। मैं चौकीदार से कहकर तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा ताकि तुम्हारी सेहत सुधर सके और तुम्हारे चेहरे पर फिर से रौनक आ जाए। इसके बाद अक्ल सिंह वापस लौटा और शहर के प्रसिद्ध कारीगरों को बुलवाया। उसने उन्हें एक इत्रदान बनाने का आदेश दिया जिसे सोने और बहुमूल्य मोतियों से जड़ा गया था। इसके अलावा उसने अपनी दुकान में बढ़िया से बढ़िया इत्र रखवाए और पूरे शहर में इसका प्रचार किया। कुछ ही दिनों में उसकी इत्र की दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। इत्र के शौकीन लोग दूर दूर से खरीदारी के लिए आने लगे। वह हर ग्राहक को पहले एक छोटी शीशी उपहार में देता था जिससे लोग और अधिक आकर्षित होते। धीरे धीरे उसकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई। अंततः यह खबर मोहिनी जान तक भी पहुंच गई। उसने अपने खास सेवक को भेजकर कहलवाया कि नई नई सुगंधें और सुंदर इत्रदान लेकर हमारे महल आओ। पहले तो अक्ल सिंह ने इनकार कर दिया और संदेश भेजा, जिसे खरीदना हो वह मेरी दुकान पर आ सकता है। लेकिन मोहिनी जान का सेवक चालाकी से बोला, साहब, वे पर्दे में रहने वाली हैं और राजा की करीबी हैं।
शायद आपने उनका नाम सुना होगा। वे बेहद अमीर हैं। अगर आपके इत्र और इत्रदान उन्हें पसंद आ गए तो वे आपको मुंह मांगी कीमत देंगी और साथ में बड़ा इनाम भी मिलेगा। उनके महल में हर चीज सोने की बनी हुई है। अक्ल सिंह का मन खुशी से भर गया, लेकिन उसने सामान्य भाव से कहा, भाई, ईश्वर की कृपा से मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं अपनी चीजों की कीमत अवश्य लेता हूं, लेकिन मेरा यह तरीका नहीं कि मैं लोगों के घरों में जाऊं। पर जब आप लोग इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं दुकान बंद करने के बाद रात में आऊंगा। मेरी दुकान पर बहुत कीमती सामान है जिसे मैं नौकरों के हवाले नहीं कर सकता। मोहिनी जान के नौकरों ने भी सहमति में सिर हिलाया। वे अक्ल सिंह से प्रभावित हो चुके थे। वहां से जाकर उन्होंने मोहिनी जान के सामने उसकी खूब प्रशंसा की। यह सुनकर मां बेटी को उससे मिलने की तीव्र इच्छा हुई। रात हुई तो अक्ल सिंह ने एक विशेष रूप से तैयार किया गया सोने का इत्रदान और एक जड़ाऊ इत्रदान जो मोतियों की झालर से सुसज्जित था, रेशमी रुमाल में बांध लिया। साथ ही उसने अच्छे किस्म के इत्रदान एक सुंदर संदूक में रखे और वे दोनों शीशियां भी जो उसने परियों से प्राप्त की थीं, एक सोने की डिबिया में रख लीं। इसके बाद वह सजी धजी गाड़ी में बैठकर मोहिनी जान के महल पहुंचा। अक्ल सिंह ने उस समय बहुत ही शानदार वस्त्र धारण किए हुए थे। उसके आने की सूचना मिलते ही मोहिनी जान ने तुरंत उसे बुलवा लिया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दोनों मां बेटी उसे देखकर अचंभित रह गईं। वे सोचने लगीं कि एक साधारण इत्र बेचने वाला व्यक्ति इतनी शान और शौकत से कैसे रह सकता है। अक्ल सिंह ने एक नजर उनके भव्य महल पर डाली। हर चीज सोने से जड़ी हुई थी। यह देखकर उसका मन क्रोध और पीड़ा से भर उठा। उसे उस व्यक्ति की याद आई जिसकी मेहनत से यह सब वैभव उनके पास आया था, लेकिन वही आज कष्ट भोग रहा था। मोहिनी जान की मां ने कालीन की ओर इशारा करते हुए कहा, सौदागर साहब, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। मोहिनी जान भी बोली, हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जरा अपने इत्रदान रखिए, इत्र तो दिखाइए। अकल सिंह ने बैठते हुए कहा, दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी, इस कारण आने में देर हो गई। फिर उसने पहले सोने का इत्रदान निकाल कर दिखाया। वहां मौजूद कुछ चाटुकारों ने उसकी जमकर प्रशंसा की। इसके बाद उसने रत्न जड़ाऊ इत्रदान निकाला जिसकी मोतियों की झालर झिलमिला रही थी। मोहिनी जान इसे देखते ही मुग्ध हो गई और अपनी मां से बोली, अम्मा, ये इत्रदान तो मैं अवश्य लूंगी। मैंने आज तक इतना सुंदर इत्रदान नहीं देखा। वहां उपस्थित अन्य लोग भी वाह वाह करने लगे। अब अक्ल सिंह ने इत्र की शीशियां खोलकर सबके सुगंध लगाना शुरू किया। पूरा कक्ष खुशबू से महक उठा। मां बेटी दोनों को इत्र बहुत पसंद आया। मोहिनी जान ने अक्ल सिंह से पूछा, इस सोने के संदूक में क्या है? अक्ल सिंह बोला, यह एक अनमोल वस्तु है जिसकी कीमत बहुत अधिक है। बूढ़ी मां ने तंज भरे स्वर में कहा, क्या तुम समझते हो कि हम कीमती चीजें नहीं खरीद सकते? सौदागर साहब, यदि तुम कहो तो हम तुम्हारे बराबर सोना तोल सकते हैं। अकल सिंह मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन मेरा इत्र भी ऐसा है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह कोई साधारण इत्र नहीं, बल्कि परिलोक से लाई गई एक नायाब खुशबू है। एक बार मैंने एक परी की जान बचाई थी और इनाम में उसने मुझे परिलोक के 2 अनमोल इत्र दिए। मोहिनी जान की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्सुकता से कहा, तो फिर मैं इसे जरूर सूंघूंगी, देखूं तो सही कि परिलोक का इत्र कैसा होता है। अक्ल सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मोहिनी जान, मैं आपको यह इत्र सिर्फ सूंघा सकता हूं, लेकिन इसे बेचूंगा नहीं। मोहिनी जान जिद करने लगी, अरे पहले सूंघाइए तो सही, फिर देखेंगे। अक्ल सिंह ने अपनी कमर से सोने की चाबी निकाली और धीरे से इत्र से भरी संदूकची खोली। उसने एक रुई की फाहे को इत्र में भिगोया और उसे मोहिनी जान की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही मोहिनी जान ने इत्र को सूंघा, उसके शरीर में अजीब सी हरकत हुई। अगले ही पल वह स्त्री से बंदरिया में बदल गई। सबसे पहले उसने अपनी मां के बाल पकड़कर खींचने शुरू कर दिए। फिर जो भी वहां मौजूद था उन पर झपटने लगी। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। कमरे में अफरा तफरी मच गई। मोहिनी जान की मां सिर पकड़कर चिल्लाने लगी, हे भगवान, मेरी बच्ची को क्या हो गया?
कोई इसे ठीक करो, इसे इंसान बनाओ। कमरे में भगदड़ मच गई थी। नौकर चाकर डर कर भाग खड़े हुए। इधर मोहिनी जान किसी पागल जानवर की तरह चीजें तोड़ रही थी। उसकी मां सिर पीटते हुए अक्ल सिंह की ओर दौड़ी और रोते हुए बोली, भगवान के लिए मेरी बच्ची को पहले जैसा बना दो। मैंने तुझे क्या बिगाड़ा था जो तुझे मेरी बच्ची के साथ ऐसा करना पड़ा? अक्ल सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यह परीलोक की चीज है। यह तुम्हारी बेटी की जिद थी कि वह इसे जरूर सूंघेगी। अब अगर तुम चाहती हो कि वह फिर से इंसान बने तो जो तुम्हारे पास पारस पत्थर है वह मुझे सौंप दो। बुढ़िया यह सुनकर घबरा गई और गुस्से में बोली, पारस पत्थर? हमारे पास कोई पारस पत्थर नहीं है। तुम हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। अक्ल सिंह ठहाका मारकर हंसा और बोला, झूठ मत बोल बुढ़िया। परी ने खुद मुझे बताया था कि पारस पत्थर तेरे पास है। अगर तू नहीं देना चाहती तो रहने दे, मगर याद रख, तेरी बेटी अब हमेशा बंदरियां ही बनी रहेगी। यह कहकर अक्ल सिंह ने अपनी चीजें समेटनी शुरू कर दी। उस दौरान बंदरियां बनी मोहिनी जान अपनी मां के चेहरे पर हमला कर चुकी थी, जिससे उसका चेहरा लहू लुहान हो गया। बुढ़िया रोते हुए अक्ल सिंह की ओर मुड़ी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, ठहरो, मैं अभी पारस पत्थर लाती हूं। अक्ल सिंह रुका रहा। बुढ़िया दौड़कर अपने बक्से के पास गई, उसे खोला और कांपते हाथों से एक छोटा चमकता हुआ पत्थर निकाल लाई। पत्थर अक्ल सिंह को थमाते हुए बोली, ये लो पारस पत्थर, लेकिन मेरी बच्ची को बंदर से इंसान बना दो। अक्ल सिंह ने पत्थर लेकर अपनी चांदी की डिबिया पर घिसा। कुछ ही पलों में वह चांदी का डिब्बा सोने में बदल गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे विश्वास हो गया कि यह वही पारस पत्थर है जिसकी उसे तलाश थी। उसने बुढ़िया को घूरते हुए कहा, ओ धूर्त औरत, तूने एक ईमानदार आदमी को छल से मूर्ख बनाकर यह पत्थर छीन लिया और उसे अपने घर का गुलाम बना लिया। अब तेरी सजा यह होगी कि तेरी बेटी हमेशा के लिए बंदरियां बनी रहेगी। यह कहकर अक्ल सिंह मुड़कर चलने लगा। बुढ़िया उसके कदमों में गिर पड़ी और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, भगवान के लिए मेरी बच्ची को इंसान बना दो। सिंह को बुलवा देती हूं, मुझ पर दया करो। इसी बीच बंदरियां बनी मोहिनी जान पूरे कमरे में उछल कूद मचा रही थी। चीजें इधर उधर गिरा रही थीं। अक्ल सिंह वहीं बैठ गया और बोला, पहले उस आदमी को बुलाओ जिसे तुमने छल से गुलाम बना रखा था। बुढ़िया ने अपने नौकरों को आवाज दी, लेकिन सब डर के मारे छिपे रहे। तब वह खुद सीढ़ियों से नीचे उतरी और एक नौकर से बोली, तुरंत बाग में जाकर तोते उड़ाने वाले को बुला ला और उसके लिए नए कपड़े भी लेते आना। इस टाट के चिथड़े उतरवा देना और उसे अच्छे कपड़े पहना देना। कुछ ही देर में तकदीर सिंह को नौकर लेकर आ गए। बुढ़िया ने कांपते स्वर में कहा, लो यह आ गया, अब जल्दी से मेरी बेटी को इंसान बना दो। अक्ल सिंह ने मुस्कुराते हुए पारस पत्थर अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने संदूकची खोली और उसमें से रुई निकालकर उस पर दूसरी शीशी में से कुछ बूंदें टपकाईं। वह धीरे धीरे बंदरियां की ओर बढ़ा। बंदरियां बनी मोहिनी जान ने अक्ल सिंह को देखते ही झपट्टा मारा, लेकिन अक्ल सिंह तैयार था। उसने तुरंत अपना जूता निकाला और कसकर 10 बार बंदरियां पर दे मारा। बुढ़िया चीख उठी, अरे मेरी बच्ची को क्यों मारते हो? वह बहुत नाजों में पली है। अक्ल सिंह ने सख्त आवाज में कहा, और मेरा भाई भी बहुत नाजों में पला था, लेकिन तुम जैसी बदमाश औरत ने उसे गुलाम बना लिया। मैं कोई मामूली आदमी नहीं, राजा इंद्र का मंत्री हूं। अगर मैं चाहता तो अभी 2 सैनिकों को भी बुला लेता। वे तुम्हें और तुम्हारे राजा तक को पकड़कर कैद कर लेते। यह सुनते ही बुढ़िया थर थर कांपने लगी। वह रोते हुए तकदीर सिंह के पैरों में गिर पड़ी। बेटा, मुझे माफ कर दो। अपने भाई से कहो कि मेरी बच्ची को फिर से इंसान बना दे। अक्ल सिंह ने पूरी ताकत से बंदरियां को पीटा और फिर रुई को उसकी नाक से सटा दिया। कुछ ही क्षणों में वह अपनी असली मानव रूप में लौट आई। जैसे ही उसे अपनी हालत का एहसास हुआ, उसने मुंह ढककर रोना शुरू कर दिया। इधर अक्ल सिंह ने अपनी सारी चीजें समेटी और तकदीर सिंह को साथ लेकर कोठरी से बाहर आ गया। चलते चलते वह बुढ़िया की ओर मुड़ा और सख्त लहजे में बोला, अगर अब किसी सीधे साधे आदमी को धोखा देने की कोशिश की तो मैं फिर लौटूंगा और इस बार तुम दोनों को सदा के लिए बंदरियां बना दूंगा। फिर वह सीधा सड़क पर आया, एक गाड़ी किराए पर ली और अपनी दुकान की ओर रवाना हो गया।
दुकान पहुंचते ही उसने अपना सामान समेटा और सराय की ओर निकल पड़ा, जहां वह ठहरा था। रात होते ही उसने तकदीर सिंह के सिर के बेतरतीब बाल काटकर ठीक किए, उसकी बड़ी हुई दाढ़ी को करीने से छोटा किया। अब उसकी शक्ल इंसानों जैसी लगने लगी थी, हालांकि उसका शरीर अभी भी कमजोर नजर आ रहा था। रात भर वे अपने सामान को व्यवस्थित करने में लगे रहे और सुबह होते ही निकलने की तैयारी करने लगे। तकदीर सिंह ने कहा, भाई इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? कल इत्मीनान से चलेंगे। अकल सिंह हंसते हुए बोला, अरे मेरे दोस्त, इतनी मुसीबतें झेलने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई? अभी मैंने अपनी चतुराई से उस बुढ़िया को डरा दिया है, लेकिन कौन जानता है कि सुबह होते ही वह राजा के दरबार में फरियाद लेकर न पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों गिरफ्तार हो जाएंगे और तुम्हारा पारस पत्थर फिर हाथ से जाता रहेगा। तकदीर सिंह ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हां भाई, तुम सही कह रहे हो। मोहिनी जान तो राजा की सेविका है, अगर उसने फरियाद कर दी तो बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। यह सोचकर वे रात के अंधेरे में ही निकल पड़े। अक्ल सिंह ने तकदीर सिंह को अपने पीछे घोड़े पर बिठाया और सूरज उगने से पहले ही कई मील दूर निकल गया। दोपहर होते होते वे उसी बाग में पहुंचे जहां से दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की थी। वहां कुछ देर विश्राम किया, कुछ खाया पिया और फिर अपने शहर की ओर रवाना हो गए। शाम होते होते वे अपने वतन पहुंच गए। जैसे ही मोहल्ले वालों को उनके लौटने की खबर लगी, सभी जमा हो गए। अक्ल सिंह को देखकर सबने खुशी जताई, मगर तकदीर सिंह की दुर्दशा देखकर अफसोस किया। रात को वे भोजन कर सो गए। सुबह होते ही अक्ल सिंह मकान की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों की खोज के बाद उसने एक विशाल हवेली खरीद ली और उसे बहुमूल्य साज सज्जा से सजाया। कई नौकर चाकर रखे, एक अनुभवी व्यक्ति को दरबान नियुक्त किया और उसे निर्देश दिया कि हवेली के आसपास एक सुंदर बाग तैयार करवाए। इसके बाद उसने तकदीर सिंह की सेहत सुधारने पर ध्यान दिया। उसे पौष्टिक भोजन खिलाकर कुछ ही समय में पहले जैसा मजबूत और हृष्ट पुष्ट बना दिया। अब दोनों अपने नए जीवन की तैयारी कर रहे थे। अक्ल सिंह और तकदीर सिंह अब अपनी नई जिंदगी में रम चुके थे। 1.5 महीने तक अपने घर को सजाने, संवारने और व्यवस्थाएं बनाने में लगे रहे। तकदीर सिंह को तो अब कहीं जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी, लेकिन अक्ल सिंह के मन में कुछ और ही विचार चल रहे थे। एक शाम जब दोनों भाई हवेली के आंगन में बैठे थे, तब तकदीर सिंह ने कहा, भाई, हमें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम से यहीं रहेंगे और अपनी जिंदगी अच्छे से बिताएंगे। अकल सिंह मुस्कुराया और बोला, मेरा वादा था कि मैं वापस जाकर मंत्री और राजा का आभार प्रकट करूंगा। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। साथ ही राजा ने कहा था कि मंत्री की 2 बेटियां हैं और वे हम दोनों भाइयों का विवाह उनसे करवाना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझे अपने दरबार में मंत्री बनाने का भी प्रस्ताव दिया था। तकदीर सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा, भाई, तुम्हारी बात सही है, पर क्या हमें वहां जाना चाहिए? हमें तो यहां सब कुछ मिल गया है। अकल सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, भाई, ये मत भूलो कि तुमने अपनी बेवकूफी से पारस पत्थर गवा दिया था और 6 महीने तक गुलामों जैसी जिंदगी जी। अगर मैं समय पर न पहुंचता तो कुछ दिनों में तुम्हारा अंत निश्चित था, और अगर हम यहां ही रह गए तो क्या भरोसा कि भविष्य में तुम फिर किसी के झांसे में आकर वही गलती न दोहरा दो। इसीलिए सही दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है। यदि भाग्य अच्छा हो तो हमें खुद भी सही निर्णय लेने चाहिए। थोड़ा रुककर अकल सिंह ने एक और बात कही, एक और महत्वपूर्ण बात। जब हम मंत्री की बेटियों से विवाह कर लेंगे तो यह मत करना कि उनकी हर चीज को पारस पत्थर से सोना बना दो। ऐसा करोगे तो लोग शक करने लगेंगे। अपनी ताकत और रहस्य को गुप्त रखना सबसे बड़ी समझदारी होती है। तुम पढ़े लिखे हो, इसलिए जो जिम्मेदारी मिले उसे ईमानदारी से निभाना। तकदीर सिंह ने सिर हिलाते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, बल्कि यह पारस पत्थर तुम ही अपने पास रखो। अक्ल सिंह हंसकर बोला, नहीं भाई, यह शायद मेरी किस्मत में ही नहीं। अगर होता तो यह मुझे ही मिलता। मेरी किस्मत में मेहनत करके कमाना लिखा है और मैं उसी से अपनी तकदीर बनाऊंगा। 1.5 महीने की तैयारियों के बाद दोनों भाई अपनी यात्रा के लिए निकले। वे कीमती वस्त्र पहने घोड़ों पर सवार होकर चले।
जैसे ही वे उस नगर में पहुंचे, लोग अक्ल सिंह को पहचान गए और आदर से झुककर सलाम करने लगे। लोग समझ गए कि दूसरा युवक उसका भाई होगा। अक्ल सिंह सीधे मंत्री के महल पहुंचा और अपनी आमद की सूचना भिजवाई। मंत्री तुरंत बाहर आया और तकदीर सिंह को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। दोनों भाइयों को गले लगाकर बोला, हम तो समझ रहे थे कि तुम हमें भूल चुके हो। राजा ने कई बार तुम्हारे बारे में पूछा, मगर कोई बात नहीं, कभी कभी देर से आना भी सही ही होता है। अकल सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जनाब, असल में मेरे भाई को ढूंढने में समय लग गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मंत्री मुस्कुराया और बोला, बेटा, इसमें क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं। परदेश जाने वाले अक्सर देर से लौटते हैं। हमें बस इस बात की खुशी है कि तुम अपने वचन के पक्के निकले। अक्ल सिंह ने उत्तर दिया, जनाब, जब मैं अपने भाई के साथ वापस अपने देश पहुंचा तो वहां जाकर पता चला कि हमारे राजा का देहांत हो चुका है। यह वही राजा था जिसने हमारे पिता और पूरे परिवार को मार डालने का आदेश दिया था। सिर्फ हम दोनों भाई ही किसी तरह बचकर निकल पाए थे। अब उस राजा का बेटा गद्दी पर बैठा है। वह बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा है। उसने हमारी सारी संपत्ति और धन हमें लौटा दिया। वहां के लोगों ने हमें बहुत खोजा और फिर राजा ने हमें दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा कि वह हमें हमारे पिता की तरह ही सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन मैंने विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि अभी मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं था। तकदीर सिंह अब तक चुपचाप बैठा यह सब सुन रहा था। तभी मंत्री ने उससे पूछा, बेटा, तुम्हारे पिता कौन से पद पर थे? अक्ल सिंह ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जनाब, मेरे पिता वहां के मंत्री थे। मंत्री ने जब यह सुना कि अक्ल सिंह और तकदीर सिंह किसी बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो उसके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता झलकने लगी। उसने मन ही मन सोचा कि उसकी बेटियों के लिए ऐसे योग्य वर मिलना सचमुच सौभाग्य की बात है। अक्ल सिंह ने विनम्र स्वर में कहा, यह तो आपकी कृपा है जनाब, हमने तो बस अपनी जिंदगी के हालात बताए हैं। इसके बाद अक्ल सिंह ने विदा लेने की अनुमति मांगी। मंत्री ने स्नेहपूर्वक दोनों भाइयों को गले लगाया और शुभकामनाएं देते हुए कहा, तुम दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद है कि आगे भी हमारी यह मित्रता बनी रहेगी। दोनों भाई घर लौटे तो नौकर पहले से ही सब व्यवस्था कर चुके थे। दरवाजे खुलते ही एक आरामदायक वातावरण ने उनका स्वागत किया। सफर की थकान उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। दोनों ने अपने अपने बिस्तर संभाले और गहरी नींद में खो गए। रात के सन्नाटे में जब तकदीर सिंह की आंख खुली तो उसने अक्ल सिंह को हल्के से झकझोरा और मुस्कुराते हुए बोला, यार, तुमने तो गजब की कहानियां गढ़ दी। अब हम मंत्री के बेटे बन गए। अक्ल सिंह ने ठहाका लगाया और बोला, अरे भाई, परदेश में कौन किसे जानता है? ये दुनिया बहादुर और चतुर लोगों की होती है। याद रखना, खुद को कभी किसी के सामने छोटा मत समझो। ऊपर वाले की कृपा से तुम्हारे पास पारस पत्थर है। तुम किसी भी मंत्री के बेटे से कम नहीं हो। तकदीर सिंह ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बातों में दम तो है भाई। सुबह होते ही मंत्री ने राजा से अनुमति लेकर अपनी दोनों बेटियों का विवाह अक्ल सिंह और तकदीर सिंह से करा दिया। पूरे नगर में इस भव्य विवाह की चर्चा होने लगी। हर कोई कह रहा था कि दो भाग्यशाली युवकों को राजाओं जैसी बहुएं मिल गईं। शादी के कुछ दिन बाद अक्ल सिंह और तकदीर सिंह ने अपने शहर लौटने की इच्छा जताई। मंत्री और उसकी बेटियों ने उन्हें स्नेहपूर्वक विदा किया। जब वे अपने शहर पहुंचे तो लोगों ने बड़े हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। इसके बाद वे दोनों अपनी रानियों के साथ आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अक्ल सिंह की सूझबूझ और तकदीर सिंह की तकदीर ने उन्हें वैभव और सुख समृद्धि से भर दिया।